अभ्यास मंडल की 64वीं व्याख्यान माला के चौथे सोपान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम सभी को विदित है आज का व्याख्यान पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का होना है और जिनका विषय है मेरे सपनों का विकसित भारत। अपना देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, विचारक, चिंतक, लेखक और सबसे महत्वपूर्ण भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय काकोडकर जी हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि सर का करतल ध्वनि से खड़े होकर स्वागत करें। मैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी से निवेदन करूंगा और अशोक जायसवाल जी से निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यास मंडल से जुड़े हैं, उसकी गतिविधि से जुड़े हैं, परंतु हमारे आज के मुख्य वक्ता के संज्ञान के लिए अभ्यास मंडल का एक संक्षिप्त परिचय। अभ्यास मंडल इंदौर की एक प्रतिष्ठित सामाजिक बौद्धिक संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह एक गैर राजनीतिक स्वैच्छिक मंच है जो समाज, शासन, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक मुद्दों पर विमर्श और जनजागरण के कार्यक्रम आयोजित करता है। अभ्यास मंडल ने इंदौर शहर की नीतियों, नगर नियोजन और जनहित के कई विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। यह संस्था किसी सरकारी मदद के बगैर जन सहयोग से स्वतंत्र रूप से चलती है। रही बात अभ्यास मंडल की गतिविधि की, तो चाहे वो नर्मदा का आंदोलन हो, ग्राम नगर सहकार योजना हो, बाल आनंद महोत्सव हो, ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला हो, मासिक व्याख्यान हो, समय समय पर चर्चा, सेमिनार हो, इस शहर की रग में नदी फिर से दौड़े इसलिए कान्हा सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए काम हो, नगर नियोजन के लिए मास्टर प्लान, पर्यावरण संरक्षण, रेलवे सुविधा इंदौर को मिले, यातायात सुधार जैसे आंदोलन कार्यक्रम अभ्यास मंडल समय समय पर करता है। इसी के साथ साथ समाज में आने वाली विकृति के खिलाफ भी, चाहे वो नाइट कल्चर हो, नशा हो, उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट हो, इस पर भी अभ्यास मंडल अपनी आवाज उठाता है। ऐसे अभ्यास मंडल परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। कुछ परिचय, कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिनका वाचन करना और जिनको सुनना बहुत सौभाग्यशाली और गौरवशाली अनुभूति होती है। मुझे लगता है आज वह अनुभूति मुझे भी हो रही है और आप सभी को भी हो रही होगी। ऐसा विस्तृत, विशाल और यशस्वी चरित्र है डॉक्टर साहब का। बहुत विशाल है, बहुत विजयी है, बहुत विस्तृत है, पर उसको संक्षिप्त में करने में वर्णमाला के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा सर, तब जाके एक संक्षिप्त परिचय आपका तैयार हुआ है। डॉक्टर काकोडकर एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक, यांत्रिक अभियंता है। आपने देश को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में आत्मनिर्भर और उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर साहब का जन्म हम सभी के मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ। आपके पूजनीय माता एवं पिताजी गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे एवं आपके पूज्य पिताजी पुरुषोत्तम जी काकोडकर गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय थे एवं भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़वानी और खरगोन में प्रारंभ से पूरी कर मुंबई एवं नॉटिंघम विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1964 में आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से जुड़े
आपने ध्रुव रिएक्टर डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में स्वदेशी तकनीक के विकसित एवं उच्च तकनीक परियोजना थी। वही आप पोखरण परमाणु परीक्षणों की मुख्य टीम का हिस्सा रहे। आपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक के स्वदेशी विकास का नेतृत्व किया और कल्पक्कम तथा रावत भाटा में रिएक्टरों का पुनर्वास में योगदान दिया। 1996 से 2000 तक आप बाग के निदेशक रहे। 2000 से 2009 तक आप भारत परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। डॉक्टर काकोडकर ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनाने के लिए थोरियम आधारित ऊर्जा तकनीक पर विशेष ध्यान दिया। आपने एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर को प्राप्त पुरस्कारों में गोमत भूषण, महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं सर को प्राप्त राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय पुरस्कारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके अलावा डॉक्टर काकोडकर ने शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर के आप अध्यक्ष, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आप अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के अध्यक्ष। डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का जीवन और कार्य भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में एक प्रेरणादायक अध्याय है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में सर एक बहुत मुख्य प्रकल्प पर काम कर रहे हैं, जो परमाणु तो नहीं, आने वाले भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। सर हमारी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के उन्नयन, उसकी व्यवहारीकरण के लिए भी बहुत काम करते हैं। इसके अलावा सर ने कई किताबों का लेखन किया। ऐसे महान वैज्ञानिक, एक महान सामाजिक कार्यकर्ता को हम हमारे बीच पाके अभिभूत और कृतार्थ हैं। सर, इस सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति आपका भाव अभिनंदन करता है। प्रत्यक्ष अभिनंदन के लिए, सर के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारी कार्यकारिणी के एन.के. उपाध्याय साहब को कि सर का अभिनंदन करें। मुरली खंडेलवाल जी हमारे कार्यकारिणी सदस्य, सर का अभिनंदन करें। ब्रजेंद्र सिंह धाकड़ से निवेदन है, सर का अभिनंदन करें। हमारे बीच में पमा बारपुते जी विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे सर का अभिनंदन करें। साथ ही मेघना राज, जो हमारे आरडी गार्डी नर्सिंग कॉलेज की फैकल्टी हैं, मैडम आप भी सर का अभिनंदन करें। एवं हमारे युवा कार्यकर्ता आदित्य सिंह सेंगर, सर का स्वागत के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। वक्ता और विषय पर मैं अब अतिक्रमण नहीं करूंगा। विषय बहुत सुंदर भी है और बहुत गहन भी है। मेरे सपनों का विकसित भारत, ये कैसा हो, ये हम सर की नजर से देखेंगे। सविनय आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब को, वे हमें मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। सम्माननीय मंच, अभ्यास मंडल इंदौर के सभी सदस्य और प्रेक्षागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं इंदौर तो वैसे बहुत बार आया हूँ, आते रहता हूँ,
मगर अभ्यास मंडल जैसी एक बहुत अच्छा काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था इंदौर में है और पिछले 65 सालों से इतना अच्छा काम कर रही हैं, ये आपका जब मुझे पत्र मिला तब मेरे ध्यान में आया। और आप जो कुछ मतलब ये ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के अलावा अभी आपने जो बताया कि अभ्यास मंडल के माध्यम से जो काम हो रहा है, वो देख के सर्वप्रथम मैं आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी कार्यविधि इतने लंबे समय तक अच्छी तरह से जारी है। जब मुझे यहाँ आके आपसे बात करने का आमंत्रण मिला तो मैं सोच रहा था किस विषय में बात करूं। वैसे तो मैं आमतौर पर एटॉमिक एनर्जी, जिसमें मेरी पूरा प्रोफेशनल लाइफ एटॉमिक एनर्जी पे मैंने बिताया है, तो उस पर बात करता हूँ। आजकल जैसे कहा शिक्षा के बारे में बात करता हूँ और थोड़ी फार बातें ग्रामीण विकास के बारे में करता हूँ। और शिक्षा के बारे में मैंने इंदौर में हाल ही में कुछ महीनों पहले स्वर्गीय श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी की स्मृति में एक व्याख्यान देने का अवसर मिला था, तब शिक्षा के बारे में बात की थी। और मैंने सोचा कि एटॉमिक एनर्जी की रिकॉर्ड अब घिसी-पिटी हो गई है, तो कुछ नई बात की जाए। और ये उस बात की बात है, आज मेरे ख्याल में उससे कहीं अधिक बात हो गई। सो इंडिया is a poor country where maximum number of rich people live. It's a fact. अब इसका मतलब हम लोग विकसित हो गए क्या? तो सहज ही उसका उत्तर तो हाँ में नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि इन चुने हुए लोगों का जीवन स्तर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के जीवन स्तर से भी अच्छा हो सकता है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि औसतन जीवन स्तर भारत में, एवरेज कॉमन मैन जो जीवन स्तर है भारत में, वो उन लोगों के बराबरी का है। तो जब हम विकसित देश की बात करते हैं तो हम औसतन स्तर की बात करते। तो और इसके फिर अनेक अन्य पहलू भी हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। मगर इन दो बातों को, एक कि हम दुनिया के अग्रसर देशों में हो और दूसरा हमारे यहाँ के लोगों का औसतन जीवन स्तर दुनिया के विकसित देशों की तुलना में उसी स्तर का हो। तो इसमें मतलब शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत मेरे ख्याल में दो चीजें अत्यंत आवश्यक है। एक, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि अगर मतलब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब मराठी में एक कहावत है कि आप you can pretend many other things, but without money you cannot pretend that you are rich. No way. So इसलिए एक तो economy should go up, which is happening. India's economy is growing very fast. We are today the fourth largest. Till recently we were fifth largest, but recently we have surpassed Japan.
So we are now fourth largest economy in the world, but that is as a country. That doesn't mean that average is low. Even though we are fourth largest economy, मगर अगर हम मतलब पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से देखें, औसतन जीडीपी के हिसाब से देखें, तो हमारा नंबर 141 तक नीचे आ जाता है। कहाँ नंबर 4 और कहाँ 140। सो ये एक परिस्थिति है। अगर हम दुनिया की एवरेज देखें, दुनिया का औसतन स्तर और दुनिया का औसत जीडीपी पर कैपिटा देखें, तो भी उस औसत से भी हम उसके केवल 18% औसतन जीडीपी भारत में है। तो हमें अभी बहुत लंबा सफर साध्य करना है इकोनॉमी के बारे में। मगर फिर भी मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक बड़ी इकोनॉमी में हमारे गणना होती है, और फिर उसी हिसाब से हम लोग बढ़ा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, जिसे हम मतलब अच्छे माने में लिए मैं कहता हूँ ब्रिक एंड मॉर्टर डेवलपमेंट। रास्ते बनाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, रेल रोड लगाओ। तो इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा है। सो ये सब पैमाने बहुत अच्छे हैं। मगर देयर इज ए हेवी डिस्पैरिटी, विषमता भी बढ़ती जा रही। हमारी आर्थिक स्थिति अब अच्छी हो रही है, मगर आर्थिक विषमता कल की तुलना में आज बढ़ी हुई है, और ये सब दूर हो रहा है, केवल भारत में हो रहा है ऐसे नहीं। अगर आप दुनिया के अमीर देशों में देखें तो वहाँ भी विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और ये आज आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूँ उसका एक प्रमुख मुद्दा यही है कि विकास की हमारी जो संकल्पना है उसे हमें फिर से रिकैलिब्रेट करना आवश्यक है। तो खैर मतलब ये विषमता, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि इनकम शेयर हमारी आबादी के 1% टॉप लेवल आबादी, उनका इनकम शेयर 22% है। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी इनकम, हमारी आबादी का 0.1%, मतलब 1000 लोगों में एक व्यक्ति, ऐसे 0.1% उनका इनकम शेयर 10% है पूरी इनकम। सो ये एक बड़ी बात है, और ये विषमता अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। मगर इसका एक बड़ा मेजर, बड़ा पैमाना शहरी भागों की तुलना में ग्रामीण भागों में क्या परिस्थिति है। और आप पाएंगे कि शहरी भागों की तुलना में ग्रामीण भागों में एवरेज इनकम, अब ये आंकड़े 2011 के सेंसस के हैं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसके बाद में सेंसस के नए आंकड़े आए ही नहीं हैं। अभी 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, तो उसमें कुछ बदला होगा। मगर दी एवरेज रूरल इनकम इज जस्ट अबाउट हाफ। शहरी एवरेज इनकम की तुलना में ग्रामीण भागों की एवरेज इनकम आधी है। और अभी भी भारत में ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। सो
अधिकतर भारत ग्रामीण इलाके में रहता है जहाँ उनकी इनकम एवरेज इनकम आधी है। सो ये भी एक विषमता का एक मेरे हिसाब से बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इस पे हम जो विकसित भारत की रचना करना चाहते हैं इसमें एक बड़ा मुद्दा आने वाला है, मैं जिसकी बात करूँगा। तो ये विषमता का बड़ा प्रश्न, बड़ी समस्या है। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई केवल भारत में है ऐसी बात नहीं है, ये सब दूर है। हमको ऐसा लगता है कि जीनी कोएफिशिएंट जो एक विषमता का मेजर है कि जितना ज़्यादा जीनी इंडेक्स उतनी विषमता ज़्यादा। और यद्यपि ग्रामीण इलाका शहरी इलाके की तुलना में उसकी आय कम है, मगर जीनी इंडेक्स ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से ज़्यादा है। इसका मतलब ग्रामीण इलाकों में विषमता शहरी इलाकों से ज़्यादा है। और दोनों ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में दोनों में विषमता बढ़ती जा रही है। अब जैसे मैंने कहा, विषमता को शून्य तो नहीं कर सकते आप, मगर अगर विषमता एक ठराविक लेवल से आगे अगर बढ़ती है तो वो एक सामाजिक अस्थिरता का बड़ा कारण बन सकती है। और अगर हमें समाज को स्वस्थ रखना है तो विषमता को कम से कम करना, ये हमारा एक बड़ा उद्दिष्ट होना चाहिए। तो इसी दृष्टि से जब जैसे हम कहते हैं आजकल बड़ी चर्चा होती है इनोवेशन की, इनोवेशन इकोसिस्टम की बड़ी बड़ी बातें होती है, मगर ये सब जो हम स्टार्टअप इनोवेशन मूवमेंट ये जो बातें हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये बातें करते हैं इकोसिस्टम। मेरे विचारों में हमें ऐसी इकोसिस्टम विकसित करनी चाहिए जो ग्रामीण इलाकों को वहाँ की परिस्थिति में सक्षम करे और ग्रामीण इलाके की औसतन आय शहरी इलाके की तुलना में कम से कम बराबर हो। मेरे विचार से वो शहरी इलाकों से भी अच्छी होनी चाहिए। और आज का जो ज्ञान युग है, एकदम शुरू में हम लोग एग्रीकल्चर खेती प्रधान युग में थे, उसके बाद में औद्योगिक युग में आए, आज हम ज्ञान युग में हैं। तो ये जो शहरीकरण हुआ है और ये जो माइग्रेशन ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हुआ है, ये एक औद्योगिक जगत की पहचान है। कारखाने लगाओ तो वहाँ पे फिर कामगार लगते हैं, वो आते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है, बड़ी टाउनशिप बनती है, बड़े शहर बनते हैं। ये सब एक मतलब उद्योग युग की मानसिकता है। और यद्यपि हम आज ज्ञान युग में पहुंच चुके हैं, मगर हमारी मानसिकता शायद वही टिकी हुई है। और जब हम बड़े मतलब आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी ये कहते हैं कि माइग्रेशन इज नॉट स्टॉपेबल, या खेती को आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो गाँव को खाली करो। मतलब बड़े बड़े आर्थिक प्लानर्स अभी भी ये बातें करते हैं और ये मेरे ख्याल में बहुत गलत है। इसके बारे में आऊँगा, मगर इसके लिए अगर ग्रामीण इलाकों में अगर हमें कुछ करना है तो वी नीड एन इकोसिस्टम। और उस इकोसिस्टम पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ। और ये कोई 1-2 साल में या 5-8 साल में 10 साल में होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक परिवर्तन की बात है, उसको समय लगेगा। मगर ये समझना और सामाजिक मानसिकता में उसे
अच्छी तरह से सीख करना, ये बहुत जरूरी बात है। अब ये क्यों होता है? ये जो एक बार तो कहते हैं कि अगर हमें आर्थिक संबद्धता निर्माण करना है तो हमें टेक्नोलॉजी का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें सक्षम बनाती है। टेक्नोलॉजी के बिना हम जो कुछ भी इनकम साध्य करते सकते हैं, उससे कई अधिक इनकम हम टेक्नोलॉजी की मदद से साध्य कर सकते हैं। और ये मतलब व्यक्तिगत स्तर पे भी ठीक है और समूह के स्तर पर भी यही बात आगे आती है। तो टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी से मानव का सक्षमीकरण होता है, और ये क्रांति में एक बहुत बड़ा भाग हमेशा से रहा है। अब ये जो सक्षमीकरण होता है, इसमें दो बात होती है। एक तो हम हमारी आमदनी बढ़ा सकते हैं, मगर साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सक्षमीकरण होता है, उसी से मानव के शोषण करने की जो वृत्ति है और शोषण करने की क्षमता है, वो भी बढ़ती है। और इसका कारण ये है कि हम सब लोग बेसिकली वी आर ए पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। हमारे हर एक में हम लोग कहते हैं हम मानवीय मूल्यों को अग्रसर रखते हैं, मगर मानवीय मूल्य हम लोगों ने निर्माण किए हैं। वस्तुतः हम सब लोग वी आर ए पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। सो जिसे कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट। डोमिनेंस मतलब बेवजह डोमिनेंस, मुझे ये इतना स्क्वायर मेरा, आपको मैं यहाँ पे आने नहीं दूंगा, इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट। तो हम सब लोगों के दिमाग में एक तरफ हम लोगों ने समाज की निर्मित की, सामाजिक मूल्य निर्माण किए, अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के मूल्य हैं, मगर उनका ढांचा एक ही प्रकार का है। और उसमें हमेशा हम अपना विचार करते हैं, मगर साथ ही साथ समाज के सभी घटकों का विचार करते हैं। और भारतीय संस्कृति में तो हम समाज का तो विचार करते ही हैं, मगर हमारे आसपास के वातावरण का भी विचार करते हैं। सो वसुधैव कुटुंबकम, और जैसे हम कहते हैं कि मतलब हम और हमारी वसुंधरा, इसमें हम फर्क नहीं करते। तो ये जो मानवीय मूल्य हैं और पाशवी मूल्य हैं, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं हमारे मन में। और ये हमारे प्रत्येक की जो मतलब जिस प्रकार से हमें सिखाया गया है, जिस प्रकार से हमारी मानसिकता का विकास हुआ है, इस पर निर्भर करता है कि हमारे मन में जो मानवीय मूल्य हैं वो अधिक ताकतवर हैं, या हमारे मन में जो पाशवी मूल्य हैं, वो हर एक के मन में होते हैं, वो अधिक ताकतवर हैं। और ये हमेशा बदलने वाली चीज है। और मतलब जो व्यक्ति और संस्थाएं और सामाजिक प्रबोधन का काम करती हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं कि ये मानवीय मूल्य जो हैं उनको हम हमेशा बढ़ावा दें, ताकि सामाजिक स्वस्थ रूप से आगे बढ़ता रहे। मगर ये निरंतर चलने वाली बात है। और कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मैं सशक्त बना तो मैं अमीर तो बनता हूँ, मगर एक शोषक भी बनता हूँ।
और इसी से ये सारी दुनिया में ये समस्या निर्माण होती है। तो इसमें मतलब इसका भी उपाय क्या है? और इसका उपाय केवल अच्छी शिक्षा है। अब वो शिक्षा मतलब केवल जो स्कूलों में होती है, कॉलेज में होती है, उसे मैं शिक्षा नहीं मानता। शिक्षा हमारे घरों में जो होती है, स्कूलों कॉलेजों में होती है, समाज में जो होती है, क्योंकि हमारा विकास जो है व्यक्तित्व का जो विकास है वो इसी शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ता है। और हमारे आसपास का वातावरण कैसा है और कैसा रहा है और उससे हमने क्या शिक्षा पाई है, उस पर हमारी विचारधारा बनती है। और इसलिए अच्छा वातावरण और अच्छी शिक्षा ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैंने जो पिछला व्याख्यान यही इंदौर में दिया था उसमें शिक्षा के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा में कर चुका हूँ। मगर एक बात जो मैंने वहाँ कही थी वो आज भी दोहराना चाहता हूँ, और वो है, आपने H.G. वेल्स का नाम सुना होगा, बहुत विख्यात लेखक रहे हैं। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि सिविलाइजेशन इज ए रेस बिटवीन एजुकेशन एंड कैटास्ट्रोफी। अगर हम ये जो संतुलन है, मानवीय मूल्य और पाशवी मूल्य, संतुलन अगर नहीं बनाए रखें तो हमारा जो मार्गक्रमण है वो कैटास्ट्रोफी की तरफ होगा, प्रलय की तरफ होगा, इसमें कोई शंका नहीं। और हमारे माइथोलॉजी में भी इसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। तो he says that civilization is a race between education and catastrophe, and we must leverage our demographic dividend। भारत की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो युवाओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, वो हमारी असली स्ट्रेंथ है। हमारी इकोनॉमी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं की संख्या इतनी है। हर एक युवा अपने अपने काबिलियत के हिसाब से कुछ न कुछ वैल्यू निर्माण करता है, और वो छोटी हो बड़ी हो, उसको अगर हम बड़ी मात्रा में इनकी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो जीडीपी बनती है, और जीडीपी बहुत बड़ी बनती है। और मतलब मूलभूत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गति से आगे बढ़ रही है, इसका मूलभूत कारण मेरे विचार से ये है। तो हमें इस डिविडेंड पे ध्यान देना आवश्यक है, और इस डिविडेंड को, इस युवा मंडली को अच्छे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के माध्यम से ये जो बैलेंस है ह्यूमन वैल्यूज और एनिमल वैल्यूज, उसको ह्यूमन वैल्यूज की तरफ आगे बढ़ा के हम जाए आगे, तो मेरे ख्याल में विकसित भारत की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम रख पाएंगे। अब तो एक बार अगर ये सब हमारे मन में पक्का हो गया कि हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, तो शिक्षा ये ऑब्वियसली अवर नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई। ऐसे और कौन से चैलेंजेस है कि जो मूलभूत है, मतलब रास्ता बनाना, टेलीफोन की व्यवस्था करना, मोबाइल, 5G, 6G, ये सब ठीक है, ये होते रहेगा, इसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ देखता हूँ। मगर जो मूलभूत बातें हैं जैसे शिक्षा, ऐसी और कौन सी बातें हैं, तो मैं आपके सामने कुछ 5-6 बातें रखना चाहता हूँ। इसका मतलब यही नहीं कि इतनी मूलभूत बातें और कोई नहीं है, हो भी सकती हैं, मगर ये मुझे महत्वपूर्ण है, आप लोगों को कुछ और लग सकती है। मगर कहने का मतलब ये है कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा, विकास
के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे मैं ब्रिक मॉर्टर डेवलपमेंट करता हूँ, ये आवश्यक है, मगर ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन अगर आपको साध्य करनी है तो मानव विकास ये सबसे बड़ी चीज। अगर आप मानव विकास नहीं कर पाए तो आप अच्छी अच्छी सुविधाएं निर्माण करेंगे, अच्छे मगर कह सकते हैं आप मानव निर्माण कर रहे हैं या भस्मासुर निर्माण कर रहे हैं, दोनों आप कर सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। तो मेरे विचार में जो जिसे मैं कहता हूँ ग्रैंड चैलेंजेस बिफोर इंडिया, सो दीज आर नंबर 1 माल न्यूट्रिशन। अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में तो बहुत प्रगति की है, तो खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी अच्छा पोषण मूल्य काफी कमी है। और उसके लिए मैं आपको मतलब ये बड़ा विषय है, इसके ऊपर एक स्वतंत्र व्याख्यान हो सकता है। अगर आपको अगर ये कहूँ कि हम सब लोग कहते हैं कि इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और डायबिटीज हमारे मानस में जो है कि डायबिटीज ये लाइफस्टाइल डिसीज है। ओबेसिटी मतलब डायबिटीज, जंक फूड खाना मतलब डायबिटीज, और ये सब सही है, मतलब इसमें कुछ भी गलत बात नहीं। मगर आप भारत के कई देहातों में जाएं, और मेरे पास कोकण के आंकड़े हैं, अगर वहां पे जाएं तो आपको वहां पे लोग दिखेंगे बिल्कुल पतले, लीन एंड थिन। बालक पैदा होते हैं तो वजन बहुत कम होता है, स्टंटेड बेबीज होती हैं। वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का प्रोपोर्शन अलार्मिंग है। अब वहां पे कहाँ से लाइफस्टाइल डिसीज? वहां पे तो जंक फूड मिलता भी नहीं बाजार में। वहां पे कोई भी मतलब शहरों में आपको मोटे लोग दिख सकते हैं, ग्रामीण भागों में जैसे मतलब सभी की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर मैं कोकण की बात कर रहा हूँ। कोकण में, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे बहुत लोग हैं। और उसका कारण, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। उसका कारण कुपोषित माताएं, और उससे भी पहले एडोलेसेंट स्टेज पे ये महिलाएं, उनको उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन निर्माण होती है उसमें लो बर्थ वेट बेबीज और स्टंटेड बेबीज का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। और उनकी डेवलपमेंट में, जब से हम पैदा होते हैं हमारे डेवलपमेंट का एक लंबा सा सिलसिला जारी रहता है, तो उनकी डेवलपमेंट में वो एक अलग प्रकार से डेवलपमेंट होती है, उसमें काफ़ी खामियां रह जाती हैं, और उसी के हिसाब से फिर ये कुपोषण का प्रश्न निर्माण होता है। तो ये कुपोषण का मुद्दा केवल कि अभी मुझे बताया कि आयरन डिफिशिएंसी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट दिए, और ये जब से हमें देश को स्वतंत्रता मिली है तब से चल रहा है, और करोड़ों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च गए। ये सब फायदा मल्टीनेशनल्स जो ये बेचती हैं उनको हुआ। कुपोषण का मुद्दा जहाँ था वहीं पे है, अभी भी है। और ये मत समझिए कि कुपोषण ये केवल गरीबों में उपस्थित मुद्दा है। कुपोषण सभी स्तरों पे होता है, मतलब और इसे समझ, मतलब जब मैं टाइफेक में था और तो तब हम इसके ऊपर चर्चा हुई और ये मुद्दा सामने आया कि सबसे बड़ा प्रश्न ये कुपोषण का मुद्दा है। तो मैंने ICMR से संपर्क साधा और उनसे पूछा कि अब हम लोग तो डॉक्टर लोग नहीं है, मगर हमारे सामने ये सब चर्चा हो रही है, तो आप
तो क्या आपकी क्या राय है? तो कहते हैं ये बिल्कुल सही है। तो ये मतलब ये बात हमें मालूम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये शुरू से मालूम है। इसके ऊपर आयरन सप्लीमेंटेशन के गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत दवाइयाँ बेची, बहुत लोगों ने खरीदी, खाई, मगर वो प्रॉब्लम जहाँ का वहाँ है। और ये प्रॉब्लम इंटरजेनरेशनल है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। और मैं जो कुछ भी काम मैंने किया आपको कह सकता हूँ कि इसका अभी हमें उत्तर नहीं मिल पाया। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर ये ना करें हम तो हमारे आगे वाले आने वाले जो जनरेशन है उनकी काबिलियत दिन प्रतिदिन और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कम होती जाएगी। और इफ यू आर नाउ द एवरेज इंडियन की, आज हम जानते हैं कि हमारी मतलब एवरेज इंडियन की काबिलियत दुनिया के अन्य लोगों के हिसाब से कई ज़्यादा है। इट इज हाउ वी डोमिनेट सिलिकॉन वैली। अगर कम होते गई तो ये एक चिंता का विषय है, और इसीलिए मैं इसे एक बड़ी समस्या मानता हूँ। उसके बारे में हमें कुछ करना आवश्यक है। दूसरा, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, मतलब सघन वर्ग के यहाँ पे जाते होंगे बच्चे, यूरोप किड्स, मॉन्टेसरी स्कूल, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शहरी भागों के गरीब वर्ग के बच्चों की, और ग्रामीण भाग में जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ के बच्चों की। अब उनके लिए हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी स्कीम, ICDS program of the government, which is going on for again long time. मगर ICDS प्रोग्राम में मतलब बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य का प्रावधान है, वैक्सीनेशन का प्रावधान है, मिड डे मील का प्रावधान है, वैसे ही एजुकेशन का भी प्रावधान है। मगर एजुकेशन वो एक दुर्लक्षित मुद्दा रहा है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, उसको अब महत्व मिलेगा उसको, मगर वो अब तक दुर्लक्षित मुद्दा रहा है। और ये जो आंगनवाड़ियाँ हैं, इन्हें कौन चलाता है? तो आंगनवाड़ी सेविकाएं चलाती हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं का क्वालिफिकेशन, अनुभव क्या होता है? तो बहुतांश आंगनवाड़ी सेविकाएं ये मैट्रिक पास नहीं होती। तो वहीं पे पहला मतलब, तो वो पढ़ाएंगे क्या? और तो आप अगर उसे हम महत्व देना है तो उनको तो हम निकाल नहीं सकते। नए शिक्षक, उनकी नियुक्ति हो सकती है, उनका क्वालिफिकेशन, अनुभव अच्छा हो, इसकी व्यवस्था हो सकती है, मगर जो है उसका क्या? तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो आज की परिस्थिति में जो परिस्थिति है उसे सुधार कर जो एक आइडियल परिस्थिति होनी चाहिए वहां तक जाना, उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और मेरे विचार में अगर इसके ऊपर अगर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में बच्चों का जो मस्तिष्क है उसकी डेवलपमेंट जारी रहती है। मस्तिष्क की डेवलपमेंट ये 6 साल तक, 8 साल तक बढ़ती रहती है। और उस वक्त, और जैसे मैंने पहला, शिक्षा मतलब खाली स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो शिक्षा नहीं, उसके आसपास के परिसर में पोषक नहीं रहा तो वो, और इस अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में जो मस्तिष्क का जो न्यूरॉन वायरिंग, अब तो कंप्यूटर का वायरिंग जैसे होता है वैसे यहाँ पे भी वायरिंग होता है, और ये वायरिंग चलते रहता है उसमें। तो अगर आपकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी ना हुई तो ये वायरिंग भी गलत होता है, और ये वायरिंग अगर एक बार गलत हो गया तो आप अच्छे नागरिक नहीं बना सकते।
और इसलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए मैं इसे भी एक ग्रैंड चैलेंज समझता हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अगर आप पूछें कि दुनिया में अफोर्डेबल हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली टर्शरी हेल्थ केयर कहाँ अच्छी मिलती है, तो आप प्रदेश के लोगों को पूछेंगे, वो भी कहेंगे भारत में जाओ। मेडिकल टूरिज्म हैज बिकम ए बिग बिजनेस हियर, राइट। आप किसी भी प्रणाली, नया ऑपरेशन, नया टेक्निक, जहाँ कहीं भी निर्माण हो, तुरंत वो भारत में उपलब्ध होता है। हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, मगर आप यूनाइटेड नेशन का इंडेक्स देखें हेल्थ पैरामीटर की, हेल्थ के बारे में भारत का कितना स्थान है, तो जैसे मैंने पर कैपिटा जीडीपी की बात की, वैसे अगेन आप पाएंगे कि मेडिकल टूरिज्म भारत आगे है, मगर हेल्थ पैरामीटर में यूनाइटेड नेशंस के मेजर में हेल्थ इंडेक्स हम लोगों का नंबर 100 के नीचे जाएगा। ये परिस्थिति है, और इसे अगर हमें सुधारना तो आवश्यक है, नहीं तो जैसे शिक्षा एक अनिवार्य बात है, हेल्थ इज ऑल्सो, हेल्थ में हम बहुत काम कर रहे हैं, मगर ये जो मूलभूत, जैसे मैंने आर्थिक बारे में विषमता का जिक्र किया, ये भी एक प्रकार की विषमता है। और भारत जैसा देश जहाँ पे आयुर्वेदा की इतनी बड़ी परंपरा है, और हम यहाँ पे एक एलोपैथिक स्ट्रीम एक अलग चलती है, आयुर्वेदा की स्ट्रीम अलग चलती है। आप व्यक्तिगत स्तर पे मुझे मालूम है आप सभी लोगों का कहीं आप एलोपैथ पे जाएंगे, कहीं आप आयुर्वेदा पे जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। मगर आप डॉक्टर को पूछेंगे कि मैं वैद्य के पास जाऊंगा तो एलोपैथिक डॉक्टर बोला ये आपके आप सोचो, मुझे मत पूछो। और वही बात, तो ये जो टकराव है, ये टकराव मिटा के उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है, और इसके बारे में भी काफी आगे बढ़ना आवश्यक है। क्या होगा? तो मेरे ख्याल में मैं कितना समय है? थोड़ा लंबा हो रहा है, चलेगा ना? क्योंकि एजुकेशन के बारे में मैं कह चुका है ऑलरेडी। एम्पावरिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग एजुकेशन मतलब ऐसा कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, और फिर वो डिग्री के आधार पर जब नौकरी ढूंढते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। तो ये एजुकेशन कैसे एम्पावरिंग होगा? ये तो एजुकेशन एम्पावरिंग नहीं। रिसर्च जो एक दूसरा पैमाना है कि ज्ञान की कक्षा को आगे बढ़ाओ, तो हमारे यहाँ रिसर्च का क्या हिसाब है? मैं रिसर्च करता हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन कितने पेपर पब्लिश करता हूँ उसके ऊपर। मैं रिसर्च के लिए ऐसे सब्जेक्ट ढूंढता हूँ जिससे मेरा काम जल्दी जल्दी हो पाए, पेपर फटाफट पब्लिश हो पाए। सो मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि हम लोग रिसर्च करते हैं ऐसा रिसर्च विच कैन बी डन, और किसी को चाहिए नहीं चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे रिसर्च से क्या होता है? हम लोगों को ऐसे रिसर्च करना चाहिए विच नीड्स टू बी डन। जैसे कि अभी अभी जो घटनाएं हुई, आपने सुना होगा, ब्रह्मोस का काफी बोलबाला है, आकाश का काफी बोलबाला है।
ये बोलबाला कुछ लोगों ने रिसर्च की इसीलिए है ना. सो दैट इज द रिसर्च दैट नीड्स टू बी डन. सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और हमारी शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग, अधिकांश भाग ये रिसर्च दैट कैन बी डन, मेरी जिंदगी अच्छी कटे. मतलब जैसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में स्टार्टअप आगे क्यों नहीं बढ़ती, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्क. सो मतलब I want to say I want to do innovation where there is no risk. ऐसे थोड़ी होता है. तो रिसर्च की बात भी वही है. तो ये भी एक चैलेंज है. वो अब ये हमारे यहाँ पे मतलब जो शीर्ष शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पे तो ये बात समझ में आ गई है और ये वहाँ पे काफ़ी सुधार हो रहा है. जैसे IITs है, NITs है, वहाँ पे पिछले 15-20 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है. ये बात तो माननी पड़ेगी. मगर हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है कि केवल एक लिमिटेड नंबर संस्थाएं ऐसी अच्छी हों तो उससे मतलब उससे हम लोग we create big contribution, we create impact on Silicon Valley, but यहाँ पे impact करने का क्या? We need to create impact here. हमें ग्रामीण इलाकों में impact कराना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी समस्या है. तो ये समझना मतलब आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर हमें कहूँ कि भाई चलो ग्रामीण इलाके का प्रॉब्लम ढूंढ के उसके ऊपर रिसर्च करते, सब लोग सोचेंगे वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च है तो वो छोटे लो लेवल के लिए. और ये मानसिकता बदलना बहुत आवश्यक है. तो ये एक चैलेंज है. उसे मतलब कुछ जैसे मैंने मेडिकल टूरिज्म तो हम बहुत आगे हैं, IIT में हम बहुत आगे हैं, मगर हमारा नंबर औसतन नंबर नीचे आ जाता है. दैट इज वेयर वी नीड टू कंसंट्रेट. अब एक अंतिम बात, अगर आपको ये सब करना है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जीवन स्तर दुनिया के विकसित देशों की जनता के जीवन स्तर की तुलना का होना चाहिए. आर्थिक औसतन आय दुनिया के विकसित देशों की तुलना का होना चाहिए. ये अगर हमें सब साध्य करना है तो इसके लिए कुछ मूलभूत इनपुट्स की बहुत आवश्यकता है और उसमें सबसे बड़ा इनपुट ऊर्जा का होता है. और ऊर्जा और क्वालिटी ऑफ लाइफ और जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी उसका मापन कर सकते हैं. तो इसका जो कोरिलेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ऊर्जा की खपत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत, तो ये जो इसका कोरिलेशन है इसमें दो भाग होते हैं. एक कम ऊर्जा वापरने वाले समाज या देश, और जहाँ पे अगर आप ऊर्जा की उपलब्धि बढ़ाएं तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जाता है. और हम लोगों की गणना उन देशों में होती है. मगर दुनिया के जो प्रगत देश हैं उन लोगों की ऊर्जा की उपलब्धि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंची हुई होती है और उसके बाद में वो एक मतलब
हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुड बी 1, तो 1 तो साध्य करना बहुत मुश्किल है, बट समझ लीजिए 0.95। तो एक बार आप 0.95 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साध्य कर लें, तो उसके आगे आप ऊर्जा की उपलब्धि बढ़ाएं, तो उससे आप आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका ऊर्जा का आमदनी से भी संबंध है। मगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उससे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता, वहां तक पहुंच जाए। अगर आप हिसाब लगाएं कि हमें उस मिनिमम स्तर तक जाना है कि हम वो 0.95 पर पहुंच जाए, तो कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए, तो उसका अगर एक हिसाब लगाएं कि वहां तक भारत को पहुंचना है, तो हमें करीबन 28,000 टेरावाट आवर यूनिट है, उसको छोड़ दो, नंबर को छोड़ दो, इतनी ऊर्जा लगने वाली है। और ये ऊर्जा आज दुनिया में हम जितनी ऊर्जा निर्माण करते हैं उसका 1/4 भाग है, 1/4 of the world energy consumption. So if you want to be a developed nation, हमें अगर विकसित भारत बनना है, हमें इतनी ऊर्जा की उपलब्धि आवश्यक है। आज की दुनिया का कुल ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है उसका 1/4 हिस्सा हमें उपलब्ध होना चाहिए। और ये इतना नहीं, इसके साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम है हम लोग अभी सब क्लाइमेट चेंज थ्रेट से सभी चिंतित हैं, और हम सब लोगों का उद्देश्य है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमें कम करना चाहिए। तो ये अगर हमें कम करना है, तो ऊर्जा के जो आज के साधन हैं उसमें कोयला आया, तेल आया, गैस आई, ये सब हम वापर नहीं सकते, क्योंकि उससे हर एक से कम अधिक पैमाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो हमें आज की कुल ऊर्जा प्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा, इतनी ऊर्जा केवल ऐसी ऊर्जा के माध्यम से जो स्वच्छ हो, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो। तो साहजिक कि हम लोगों ने, मतलब सारी दुनिया ने और भारत ने भी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छा काम किया है, सोलर पे, विंड पे, बायोमास पे और हाइड्रो भी। तो ये सब किया। आज मतलब हमें विकसित भारत के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसकी तुलना में आज हम वो भी 1/4 ही है, यूजिंग ओनली 1/4 ऑफ द एनर्जी। दैट्स व्हाई वी आर सो लो ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इससे इतनी ऊर्जा हमें चाहिए तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से साध्य कर सकते हैं, मगर हमें अगर 4 गुना अधिक चाहिए ताकि हम विकसित भारत बन सके, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर्याप्त नहीं है। और वो ऊर्जा साध्य करने के लिए केवल एक ही साधन मौजूद है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। और इसीलिए आप मतलब सारी दुनिया में आजकल चर्चा जो हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हो रही है, भारत में भी ये हो रहा है। मगर एक बात पक्की ध्यान में रखिए कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकता दुनिया के किसी भी देश की, मतलब अतिरिक्त ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सद्या आज जो ऊर्जा हम वापर कर रहे हैं वो एक बात है, मगर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता भारत की दुनिया के किसी भी देश के अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है, चाइना के हिसाब से भी ज़्यादा है, क्योंकि चाइना हमसे ऑलरेडी कई गुना ऊर्जा निर्माण कर रही है आज की तारीख में। सो उन्हें विकसित होने के लिए वो हमारे काफ़ी आगे हैं, और उन्हें जो गैप ब्रिज करनी है वो कम है, हमें जो गैप ब्रिज करनी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए। सो ये जो प्रॉब्लम है
इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और हमारी मानसिकता क्या है कि हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। दुनिया एसएमआर लगा रही है क्या, तो हम भी एसएमआर लगाएंगे। दुनिया यूरेनियम के रिएक्टर बना रही है क्या, तो हम भी यूरेनियम के रिएक्टर बनाएंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ भंडार कितने हैं। यूरेनियम को हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इतने बड़े पैमाने पे कि जैसे मैंने कहा कि 1/4 ऊर्जा हमें इतना यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे तो इतना यूरेनियम भी नहीं मिलेगा हमें बाहर से। हमारे यहाँ थोरियम के बड़े भंडार हैं। हमारे यहाँ मतलब थोरियम के मामले में हम दुनिया में सबसे अधिक समृद्ध देश है। आज जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट, ओपेक कंट्रीज, अमेरिका, ये बहुत सशक्त हैं क्योंकि उनके यहाँ ऊर्जा के भंडार है। वो दुनिया को ऊर्जा मुहैया कराते हैं। अगर हम थोरियम की टेक्नोलॉजी विकसित करें तो हम वो स्थिति हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम के उतने भंडार हैं। मगर हमारी मानसिकता क्या है कि पहले हम देखेंगे किसी ने किया। हम लोग ऊर्जा थोरियम की बात डॉक्टर भाभा के समय से करते आ रहे हैं। उस वक्त चाइना में कुछ नहीं था। आज चाइना में थोरियम का रिएक्टर चालू हो गया। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि वह इस यूरेनियम के रिएक्टर को कॉपी करेंगे, उस यूरेनियम के रिएक्टर को कॉपी करेंगे। तो ये जो मानसिकता है, और ये मतलब केवल एटॉमिक एनर्जी में है ऐसी बात नहीं है, ये सभी क्षेत्रों में हमारी ये मानसिकता काम कर रही है, और इसी से हम पीछे पड़ते जा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ इतनी तैयारी हम कर चुके हैं, ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये बात आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैं अब अंतिम मुद्दे पे आता हूँ। हमने 8 बज चुके हैं। अंतिम मुद्दा ये है कि अगर हमें अग्रसर होना है, अगर हमें दुनिया में सबसे आगे जाना है, तो हम किसी को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते। एआई भी इतना पावरफुल है कि ये भी कॉपी करके रिपीट करता है। तो क्योंकि मतलब बाय डेफिनेशन अगर मैं आपकी कॉपी करूं तो मैं अधिकतर मैक्सिमम आई कैन बिकम एट अ लेवल कंपेरेबल टू यू। थोड़ा सा आपसे नीचे ही रहूंगा क्योंकि मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैं भी आपके साथ हो सकता हूँ, आपके आगे कैसे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी आपको। आपको खुद का विचार, उस विचार पे आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि मैं सही दिशा में विचार कर रहा हूँ, मेरा विचार सही है और मैं इसको अमल में ला सकता हूँ। हो सकता है कहीं कुछ 1-2 जगह फेलियर हो, ठीक बात है। फेलियर मतलब जब तक फेलियर नहीं होगा आप लोग सीखेंगे नहीं। मगर अगर आगे जाना है तो हमें अपने विचार से आगे बढ़ना आवश्यक। फिर ये मतलब हम दुनिया में जो चल रहा है उससे जरूर सीखें, मगर उस हमारी दिशा को डिसाइड करना वो हमें अपने बल पर करना आवश्यक। और ये मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा मुद्दा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से। और ऐसे तो कई और बातें हैं और ऑलरेडी मैं 2 घंटे बोल चुका हूँ शायद। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ये बातें आपसे फ्री विलिंग तौर पे करने वाला हूँ, क्योंकि मगर इस बारे में बहुत विचार करना, उसके बारे में अपना खुद का इनिशिएटिव लेना और उस दिशा में आगे बढ़ना ये बहुत आवश्यक है। और उसमें हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमें अपने विचार से आगे बढ़ना पड़ेगा।
जब तक हम ये नहीं करते ये मुश्किल है। तो मेरा आप सभी से और आपके माध्यम से आप जिन जिन लोगों से मिलेंगे उन सभी से निवेदन है कि मतलब हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। भारत एक बड़ा देश है, तो भारत की वो इतनी पॉपुलेशन, इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। वो शक्ति तो है ही है, और हम दुनिया के कई देशों को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई तो भी हमारा नंबर इतना ज़्यादा है कि हम उनको टक्कर दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। मगर उससे हम खुद को इसका मतलब हम समाधान नहीं लग सकते कि नहीं हम आगे आ गए, ये बात गलत है। हमें जैसे मैंने कहा उन पैमानों पे आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम वो दर्जा प्राप्त कर पाएंगे, और तभी हम सभी भारतवासियों को ये महसूस करा पाएंगे कि मेरा भारत महान। एक जमाना था जब भारतीयों को भारत से बाहर जाने में बड़ा गर्व महसूस हुआ। जो कोई परदेश जा सकता है वो बहुत काबिल, जो नहीं जा सकता वो बेकार। आज उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। आजकल लोग जाते हैं, काफी लोग वापस भी आ जाते हैं। तो भारत के डेवलपमेंट में हो सकता है आने वाले कल में इसमें और सुधार होगा, मगर साथ ही साथ हमारी मानसिकता ये बदलनी चाहिए कि हमारे यहाँ की परिस्थिति कुछ भी हो, मैं इस बारे में ठीक से विचार कर सकता हूँ। मेरी विचारधारा इस बारे में पक्की है, और मैं इस दिशा में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करूंगा और भारत को एक समृद्ध, सक्षम और विकसित देश बनाऊंगा। सर ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की थी, वो जमीनी और धरातल की बात करेंगे। सर बताना चाहता हूँ, दुनिया भर की सारी इमारतें मजबूत धरातल पर ही खड़ी होती है। आप भी हमारे विकसित भारत की बहुत मजबूत धरातल है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमाणु वैज्ञानिक का स्वागत तो हमने फूलों से कर दिया, पर बौद्धिक वैज्ञानिक का स्वागत पुस्तक से होना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूँ निमेश पोरवाल जी को और राजेश जायसवाल जी को। स्पिरिचुअल एनाटॉमी पुस्तक वो सर को प्रदान करना चाहते हैं। स्मृति चिन्ह के लिए वरिष्ठ समाजसेवी नंदलाल जी मोगरा और अशोक जायसवाल जी। आभार प्रदर्शन के लिए मैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय अरविंद तिवारी जी से निवेदन करूंगा। सम्मानीय मंच, उपस्थित महानुभाव, मेरे सपनों का विकसित भारत। सर, आपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन अनछुए पहलुओं पर हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें विकसित भारत, मेरे सपनों का विकसित भारत, यदि हम इस दिशा में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। मानसिकता में बदलाव लाए बिना हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।
दूसरी बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम दौर में कही कि दुनिया में किसी को भी कॉपी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपना खुद का सोच विकसित करना होगा। मैं अभ्यास मंडल परिवार की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर उन तमाम पहलुओं को हमारे बीच रखा है जिनमें से ज्यादातर से हम अनभिज्ञ थे। निश्चित तौर पर इस सभागार में मौजूद लोगों के माध्यम से आपकी बात आगे बढ़ेगी, जो कि हमें मेरे सपनों का विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस सभागार में मौजूद सभी प्रबुद्धजनों का भी मैं अभ्यास मंडल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्त समय में से आभार निकालकर आज के इस व्याख्यान में पधारे। मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर सर के प्रति अभ्यास मंडल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर ने हमारे आग्रह को स्वीकारा और इस व्याख्यान के लिए, जो कि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समय दिया। आप सभी के लिए पुनः आभार। अब राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर हम इस वंदे मातरम।